Hello students, MSc Previous Physical Chemistry Unit number 4 Surface Chemistry में वीडियो नंबर 8 Myself राम स्वरूप असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री SK गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। आज हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स ऑफ माइसिलाइजेशन, यानी माइसिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है तो उस प्रोसेस में थर्मोडायनेमिक्स क्या कहती है, यानी कितनी एनर्जी रिलीज होती है, कितनी एब्जॉर्ब होती है, एंट्रोपी के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, डेल जी के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। जनरली हमारे पास एक इक्वेशन है डेल जी इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एच, तो इसके जो तीनों चारों जो एस्पेक्ट हैं, डेल जी है, डेल एच है और डेल एस है, इन सब के ऊपर हम स्टडी करेंगे। द थ्योरेटिकल अप्रोच टू माइसिल इन्वॉल्व आइदर द एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन टू द इक्विलिब्रियम बिटवीन मोनोमर एंड एग्रीगेशन। एक्चुअल क्या है कि सर्फेक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में एग्रीगेट होकर के माइसिल फॉर्मेशन करते हैं। मोनोमर और माइसिल फॉर्मेशन इन दोनों में जो है इक्विलिब्रियम चलता रहता है, तो इस इक्विलिब्रियम के समय हम लॉ ऑफ मास एक्शन का यूज करेंगे। दूसरा है द कंसिडरेशन ऑफ माइसिल एज ए सेपरेट फेज। वहां पर हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं पॉइंट नंबर 1 में। दूसरे में हम कर रहे हैं कि कंसिडरेशन ऑफ माइसिल एज ए सेपरेट फेज। हम माइसिल को एक सेपरेट फेज के रूप में देखते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन ऑफ फेज सेपरेशन मॉडल। एक्चुअल में क्या है, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ माइसिल फॉर्मेशन को समझाने के लिए दो मॉडल दिए गए हैं। पहला है हमारा फेज सेपरेशन मॉडल और दूसरा है मास एक्शन मॉडल। हम पहले जो है फेज सेपरेशन मॉडल की बात करते हैं। फेज सेपरेशन मॉडल में हम यहाँ देखते हैं कि ए जो है हमारे लिए मोनोमर है। ए क्या है हमारे लिए मोनोमर है, जबकि एम हमारे लिए क्या है, माइसिल है। तो बहुत सारे मोनोमर्स मिलकर के माइसिल फॉर्मेशन करते हैं और मोनोमर से माइसिल बनना और माइसिल से वापस मोनोमर बनने के बीच में इक्विलिब्रियम व्यवस्थित हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि मोनोमर्स आपस में मिलकर के माइसिल फॉर्म करते हैं और माइसिल से वापस जो है मोनोमर्स बनते रहते हैं और ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। ये हम पढ़ रहे हैं इन द डेरिवेशन ऑफ फेज सेपरेशन मॉडल। द सेकंड फेज अप्रोच assume the formation of second phase, distinct micellar phase of CMC and constant concentration of monomers in the solvent. Once the micelle are formed, जैसे ही क्या होगी, माइसिल बनेगी, such a treatment give to good approximation that स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, जिसको हम स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी कहेंगे, और किसके लिए, माइसिलाइजेशन के लिए, तो वो हम लिखते हैं डेल जी नॉट माइसिलाइजेशन इक्वल्स टू आर टी एल एन एक्स सीएमसी। सीएमसी का मतलब क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन। अब कौन सी चीज क्या है वो समझ लीजिए। डेल जी नॉट एमआईसी जो लिखा हुआ है ये है स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ माइसिलाइजेशन। आर गैस कांस्टेंट यू नो, टी फॉर टेम्परेचर एंड एक्स इज द मोल फ्रैक्शन of the CMC. When the CMC is 10 to power minus m or less than, जब कंसंट्रेशन हमारी क्या हो 10 to power minus 2, 10 to power minus 2 का मतलब क्या 0.01 या इससे कम हो, देन हम लिखेंगे इसी इक्वेशन को डेल जी नॉट माइसिलाइजेशन अपनी जगह आ गया इक्वल्स टू एल को जो है आप कन्वर्ट कर दें लॉग में, तो यहाँ पर आ जाएगा 2.303। आर टी अपनी जगह आ गया, एल की जगह हमने लॉग लिख दिया और x जो मोल फ्रैक्शन था उसकी जगह हम लिख देंगे CMC क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन। CMC का मतलब है मोलर यूनिट्स और यहाँ जो C यूज किया है इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर पर लीटर ऑफ वाटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर पर लीटर ऑफ वाटर, यानी 1 लीटर वाटर में वाटर के मोल्स कितने हैं और जो आपने सर्फेक्टेंट डाला है उसके मोल कितने हैं, दैट इज कंसंट्रेशन CMC अपॉन C। ये जो है हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर T के ऊपर हम इसको फाइंड आउट करते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपने जो सर्फेक्टेंट डाला है किसी भी जो आपका सॉल्वेंट है जिसको वाटर माना है आपने, उसमें आपने एक आयनिक सर्फेक्टेंट डाला है और आयनिक सर्फेक्टेंट ए बी मान लो कोई इलेक्ट्रोलाइट आपने डाला है, तो उस जब मान लीजिए ए बी का डिसोसिएशन होगा तो इससे बनेगा ए प्लस और बी माइनस समझ लीजिए, या दो चीजें बनेंगी ए और बी। माना कि ए आपके लिए जो है सर्फेक्टेंट है और बी आपके लिए जो है काउंटर आयन है, ठीक है। तो जैसे ही आप कोई सर्फेक्टेंट डालेंगे तो वो सर्फेक्टेंट अंदर जाकर के वाटर में जो है डिसोसिएट हो जाएगा और डिसोसिएट होने से उसके एक एक आयन ही बन रहे हैं, यानी सर्फेक्टेंट का भी आयन एक बन रहा है और काउंटर आयन भी एक ही बन रहा है, इसलिए ये 1-1 इलेक्ट्रोलाइट टाइप है। तो उस स्थिति में हम डेल जी को लिखेंगे डेल जी नॉट माइसिलाइजेशन इक्वल्स टू 2.303 RT log
CMC अपॉन C। ये तो हम इक्वेशन नंबर 2 का एज इट इज यहाँ तक लिखते आए हैं, लेकिन इसके साथ में हम जो इलेक्ट्रोलाइट आया है हमारे पास में, इलेक्ट्रोलाइट कौन आया है जिसमें आइंस हैं A और B, तो इलेक्ट्रोलाइट आया आपके, तो उसके लिए हम लिख देंगे एक्टिविटी के लिए log गामा A प्लस Kg कांस्टेंट आ गया, log CB अपॉन C प्लस log गामा B। तो log गामा B ये है एक्टिविटी किसकी, काउंटर आयन की, और log गामा A है वो एक्टिविटी है सर्फेक्टेंट की। तो गामा ए और गामा बी क्या है, एक्टिविटी कोफिशिएंट है, उनके लिए हमने log गामा ए लिया है, दोनों के लिए log ले लिया। देन हम इनको क्या करते हैं कि इनकी वैल्यू क्या है 1 है, तो हम इनको क्या करेंगे नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि अगर गामा ए और गामा बी का मान 1 है तो उस स्थिति में log ए और log बी का मान कितना हो जाएगा 0, और 0 को आप इसमें ऐड करेंगे तो रिजल्ट आपका जो है वही रहेगा। यानी उस रिजल्ट में आपके पास दो चीजें बचेंगी। देखिए ये डेल जी नॉट माइसिलाइजेशन अपनी जगह है 2.303 एज इट इज आ गया, RT आ गया, हम लिख देंगे log CMC अपॉन C, प्लस की जगह प्लस आ गया, ये इसका मान कितना आ गया टोटल 0 हो गया, तो आगे क्या बचता आपके पास में प्लस Kg log CB अपॉन C, और इसका मान भी कितना आ गया 0, जिसको अपन नेग्लेक्ट कर देंगे। ओके, तो हमारे पास मिल गई इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 में आपने एक नई चीज Cb जो है वो है हमारे लिए टोटल मोलर कंसंट्रेशन ऑफ काउंटर आयन। किसकी कंसंट्रेशन है ये, काउंटर आयन, और हमने B किसको माना है, काउंटर आयन को माना है, तो Cb क्या हो गई टोटल मोलर कंसंट्रेशन ऑफ काउंटर आयन। यहां पर हम देखते हैं कि 2.303 को यहाँ नीचे ले गए आप, किसके नीचे ले जाते हैं हम, यहाँ डेल जी नॉट माइसिलाइजेशन जो है, माइसिलाइजेशन के लिए गिब्स फ्री एनर्जी है, उसके नीचे आप ले गए 2.303 RT, तो हमने ये लिख दिया। देखिए फिर इसमें से जो है आपने log CMC अपॉन C रख लिया, और ये Kg log CB अपॉन C को आपने दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 4 आ गई। Kg can be evaluated by the form of negative slope of log CMC versus log CB अपॉन C। अब इक्वेशन नंबर 4 से हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, एक एक्सिस पर तो हम ये ले लेते हैं log CMC अपॉन C, दूसरी एक्सिस पर ले लेते हैं हम log CB अपॉन C ले लेते हैं, देन ये हमारे लिए हो जाएगा डेल जी नॉट MIC 2.303 RT जो है आपके लिए हो गया इंटरसेप्ट, और माइनस Kg आपके लिए जो क्या हो गया स्लोप हो जाएगा। अब हम ये जानते हैं कि स्टैंडर्ड फेज में डेल जी माइसिलाइजेशन जो होता है उसका फॉर्मूला रहता है डेल जी नॉट माइसिलाइजेशन इक्वल्स टू डेल एच स्टैंडर्ड माइसिलाइजेशन हो गया माइनस टी डेल एच नॉट माइसिलाइजेशन, यानी हम डेल जी इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस को हमने माइसिलाइजेशन के लिए इस इक्वेशन को कन्वर्ट करके लिख देते हैं, तो इक्वेशन बनती है 5। इस इक्वेशन 5 में यदि हम इसका डिफरेंशियल करें डेल जी माइसिलाइजेशन या डेल जी नॉट माइसिलाइजेशन का d अपॉन dt के साथ क्या करें डिफरेंशियल करें, तो हमें जो है मिलता है माइनस डेल एस नॉट माइसिलाइजेशन, इक्वेशन नंबर 6। इस स्थिति में डेल एच कहाँ गया, यदि मान लीजिए डेल एच नॉट माइसिलाइजेशन क्या है हमारे लिए कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है 0, जिसको हम क्या करेंगे नेग्लेक्ट कर देते हैं। इन दैट केस हमें इक्वेशन नंबर 6 मिल जाती है। अल्टरनेटली हम ये भी लिख सकते हैं टी स्क्वायर डी डेल जी नॉट माइसिलाइजेशन अपॉन टी इक्वल्स टू माइनस डेल एच नॉट माइसिलाइजेशन। ठीक है, यदि ये इक्वेशन 7 हमें कब मिलती है, इन दैट केस डेल एच नॉट क्या हो कांस्टेंट माना, यानी इक्वेशन 5 जो है इस पर हमने दो कंडीशंस लागू की हैं। पहली बार में हमने डेल एच नॉट माइसिलाइजेशन को कांस्टेंट मान करके इक्वेशन 6 निकाल ली, और दूसरी बार में हमने डेल एच नॉट माइसिलाइजेशन को क्या है कांस्टेंट मानते हुए हमने इक्वेशन 7 फाइंड आउट कर ली। तो यहाँ लिखते हैं कि इफ डेल एच नॉट माइसिलाइजेशन इज कांस्टेंट ओवर द टेम्परेचर रेंज इन्वेस्टिगेटेड, तो डेल एच नॉट माइसिलाइजेशन कैन बी डिटरमाइंड कलरीमेट्रिकली, हम इसको कलरीमेट्रिकली जो है इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। डेल एच कलरीमेट्रिकली वही है, डेल एच क्या है हीट ऑफ, एक तरह से हीट है, तो हीट चाहे एब्जॉर्ब हो चाहे रिलीज हो, अगर रिलीज होती है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और डेल एच यदि पॉजिटिव आती है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। द नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल जी माइसिलाइजेशन आर मेनली ड्यू टू लार्ज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डेल एस माइसिलाइजेशन। डेल एच माइसिलाइजेशन इज ऑफन पॉजिटिव, जनरली क्या हुआ ये पॉजिटिव हुआ, एंड नेगेटिव वैन इज मच स्मॉलर देन वैल्यू ऑफ टी डेल एस माइसिलाइजेशन। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि डेल एच
की नेगेटिव वैल्यू कब आएगी? इन दैट केस कि आपके लिए डेल एस माइसिलाइजेशन क्या हो? पॉजिटिव वैल्यू हो, और डेल एच नॉट माइसिलाइजेशन क्या हो? जनरली पॉजिटिव, एंड नेगेटिव कब हो? तो वो फिर स्मॉलर हो इन दैट केस वैल्यू ऑफ टी डेल एस माइसिलाइजेशन। कहने का मतलब यह है कि हमारा रिजल्ट ओवरऑल क्या आना चाहिए? ये जो इक्वेशन 5 है वो ये कहती है कि हमारा ओवरऑल रिजल्ट डेल जी माइसिलाइजेशन का नेगेटिव आना चाहिए। डेल जी नेगेटिव का मतलब यदि एंट्रोपी हमारे लिए पॉजिटिव आ जाती है तो फिर ये वाला जो है माइनस, इससे इसके रिजल्ट से डेल एच नॉट जो है ज्यादा नेगेटिव होना चाहिए, तो ही हमारे पास जो है डेल जी नॉट माइसिलाइजेशन नेगेटिव मिलेगा। Therefore, the micellization process is governed primarily by the entropy gain associate with it। ये जो माइसिलाइजेशन का जो प्रोसेस हुआ उसमें क्या हुआ? एंट्रोपी गेन होगा। एंट्रोपी गेन का मतलब एंट्रोपी इंक्रीज होनी चाहिए। एंड ड्राइविंग फोर्स फॉर द प्रोसेस इज टेंडेंसी ऑफ लायोफोबिक ग्रुप ऑफ द सर्फेक्टेंट टू ट्रांसफर फ्रॉम सॉल्वेंट एनवायरमेंट टू द इंटीरियर ऑफ द माइस। ठीक है, ड्राइविंग फोर्स हमें जो है वो मिलना चाहिए किसके लिए? फॉर द प्रोसेस इज द टेंडेंसी ऑफ लायोफोबिक ग्रुप ऑफ द सर्फेक्टेंट टू ट्रांसफर फ्रॉम सॉल्वेंट एनवायरमेंट टू द इंटीरियर ऑफ द माइस। तो ये था हमारा लिए फेज सेपरेशन मॉडल का डेरिवेशन। अब हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स ऑफ माइसील फॉर्मेशन। जब हम थर्मोडायनेमिक्स ऑफ माइसील फॉर्मेशन की बात करते हैं तब हम कहते हैं कि इट इज बेस्ड ऑन टू मॉडल्स। वन इज फेज सेपरेशन मॉडल जिसको अभी अभी आपने पढ़ा, और दूसरा है मास एक्शन मॉडल। दोनों मॉडल्स का डेरिवेशंस जो है आपको इस टॉपिक के अंदर इन्वॉल्व करना है। इसमें थर्मोडायनेमिक्स ऑफ माइसील फॉर्मेशन, जनरली डेल जी का मान क्या आना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए, तभी जो है माइसील फॉर्मेशन होगा। पहले हम बात करते हैं फेज सेपरेशन मॉडल। अभी तक आपने जो पढ़ा फेज सेपरेशन मॉडल का वो डेरिवेशन पढ़ा, लेकिन यहाँ हम बात करेंगे कि फेज सेपरेशन मॉडल क्या है, इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, और इसके डेरिवेशन को हम किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। फेज सेपरेशन मॉडल। Phase separation model. In this phase separation model, the micelle are considered to form a separate phase at CMC। ये मॉडल ये बताता है कि जब माइसील फॉर्मेशन होता है तो माइसील एक सेपरेट फेज के रूप में बनती है। तो ये इन्होंने लिखा है कि इन द फेज सेपरेशन मॉडल द माइसील आर कंसिडर, माइसील को हम कंसिडर करते हैं किस रूप में करते हैं? एज ए सेपरेट फेज एट सीएमसी। जब सीएमसी बनती है क्रिटिकल माइसील कंसंट्रेशन पर, वो एक माइसील जो है एक सेपरेट फेज बना लेती है इसके अंदर, पानी के अंदर। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल माइसील एंड काउंटर आयंस आर treated as separate phase। According to this model, इस मॉडल के अनुसार माइसील एंड काउंटर आयंस आर ट्रीटेड एज सेपरेट फेज, उसको हम सेपरेट फेज के रूप में ट्रीट किया जाता है। However, the mycel do not constitute a phase according to true definition of this concept since they are not homogeneous and uniform throughout। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि इस मॉडल के अनुसार माइसील और काउंटर आयन क्या हैं? एक सेपरेट फेज के रूप में ट्रीट किए जाते हैं। माइसील कभी भी जो है, माइसील डू नॉट कंस्टिट्यूट ए फेज अकॉर्डिंग टू ट्रू डेफिनेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार जो है कभी भी वो एक सेपरेट फेज जो है प्रिपेयर नहीं करती है, सिंस दे बिकॉज क्योंकि वो होमोजीनियस नहीं होती है और यूनिफॉर्म नहीं होती हैं। Since there are problems associated with the application of phase rule when considering mycel as a separate phase। जब यहाँ पे आपने देखा कि वो यूनिफॉर्म नहीं होती है थ्रूआउट और होमोजीनियस नहीं होती है, तब हम उसको एक सेपरेट फेज के रूप में कंसीडर नहीं कर सकते। किसको? माइसील को। अब यदि हम बात करते हैं इसके डेरिवेशन की, तो डेरिवेशन में मैंने यहाँ लिखा है कि ऑलरेडी डन फ्रॉम पेज 34 टू 36। फिर भी एट ए मोमेंट इसी वीडियो में आपने पढ़ा है, इसको विद इन दिस 1 मिनट्स जो है इसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं डेरिवेशन में क्या होगा। जैसा कि अपने वीडियो के लेक्चर के शुरू में स्टार्ट किया था कि हम इसको एक सेपरेट फेज के रूप में कंसिडर करते हैं, तो फेज सेपरेशन मॉडल। तो यहाँ देखिए Na मिलकर के जो है मोनोमर्स मिल करके जो हैं आपको माइसील बना रहे हैं। उस स्थिति में जब ये माइसील फॉर्मेशन होता है तो इनके बीच में इक्विलिब्रियम व्यवस्थित होता है। देन हम उसके लिए डेल जी नॉट माइसिलाइजेशन लिखते हैं और वो होती है आर टी एल एन एक्स। एक्स हमारे यहाँ पर क्या है? मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन में हम सर्फेक्टेंट अपॉन सॉल्वेंट के जो है मोल फ्रैक्शन को यहाँ पर हम नोट करते हैं।
तब यही इक्वेशन नंबर 2 हमारे लिए बन जाती है। x की जगह हमने लिखा था CmC/C। देन हम ये मानते हैं कि जो सरफेक्टेंट आपने आयनिक सरफेक्टेंट डाला था उसमें 1,1 इलेक्ट्रोलाइट टाइप AB था, तो A हमारे लिए सरफेक्टेंट और B हमारे लिए काउंटर आयन। तो हमें इक्वेशन मिलती है del G नॉट माइसिलाइजेशन 2.303 RT log CmC/C प्लस log गामा A प्लस Kg log CB/C प्लस गामा log गामा B। हमने ये माना कि गामा ए और गामा बी की वैल्यू 1 है, तो इनका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन मिलेगी 3 del G नॉट माइसिलाइजेशन 2.303 RT log CmC/C प्लस Kg log CB/C। और इस इक्वेशन 3 को हम कन्वर्ट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 4 में, इसको नीचे भेज देंगे और इसको दूसरे साइड में भेज देंगे, तो हमें इक्वेशन नंबर 4 मिल जाएगी। और इक्वेशन 4 में हम जो है इस ये वाला जो लेफ्ट हैंड पार्ट है इसमें और राइट में log CB/C के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो ये del G नॉट माइसिलाइजेशन अपॉन 2.303 हमारे लिए इंटरसेप्ट हो जाएगा, जबकि माइनस के हमारे लिए जो क्या है स्लोप हो जाएगा, या हम कहेंगे कि स्लोप का मान नेगेटिव होगा। तो इसके थ्रू हम माइनस Kg की जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट कर लेंगे। फिर हम ये जानते हैं कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है del G इक्वल्स टू del H माइनस T del H। इसको माइसिलाइजेशन के लिए लिखते हैं। पहली बार में हम del H को कांस्टेंट मानते हुए इसका अवकलन करेंगे तो इक्वेशन 6 मिलेगी, और दूसरी बार में यदि हम डेल एस को कांस्टेंट मानते हुए अगर इसका अवकलन करेंगे या डिफरेंशिएट करेंगे टेम्परेचर के साथ में, तब हमें इक्वेशन 7 मिलेगी। तो 6 और 7 के आधार पर हम ये रिजल्ट्स इंटरप्रिटेट करते हैं। तो ये था हमारा डेरिवेशन ऑफ फेज सेपरेशन मॉडल। अब इस फेज सेपरेशन मॉडल के बाद हम वापस आते हैं ड्रॉबैक्स। हमारे ड्रॉबैक्स क्या रहे, क्या कमियां रही, क्या ऐसी चीज रही जिसके कारण जो है ये वाला जो मॉडल है फेज सेपरेशन मॉडल है वो ज्यादा काम का नहीं रहा। जैसा कि अभी अभी आपने यहाँ पे क्रिटिसाइज किया था कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार कि जो फेज या माइसिल होती है वो होमोजीनियस नहीं होती है और यूनिफॉर्म नहीं होती है। तो जब वो माइसिल होमोजीनियस नहीं होती है और यूनिफॉर्म नहीं होती है थ्रू आउट, तब हम उसको क्या नहीं मान सकते, फेज नहीं मान सकते। जब फेज नहीं मान सकते तो ये मॉडल जो है हमारे लिए एक तरह से इसमें ये एक तरह से क्रिटिसाइज होता है, और इसको अपन एज ए फेज सेपरेट फेज ट्रीट नहीं कर सकते, किसको, माइसिल को। तो मेन जो ड्रॉबैक है वो यही है कि मेन क्रिटिसिज्म ऑफ दिस मॉडल इज दैट इट प्रिडिक्ट, ये पता करता है दैट द एक्टिविटी ऑफ द मोनोमर अबव द CmC रिमेन कॉन्स्टेंट्स। क्या है मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि इस मॉडल की सबसे बड़ी कमी ये है कि ये मानता है कि एक्टिविटी ऑफ मोनोमर अबव द CmC रिमेन कांस्टेंट, कि CmC के ऊपर भी जो है इनकी मोनोमर की जो एक्टिविटी है, सक्रियता है, वो क्या होती है, कांस्टेंट मानी जाती है। सरफेस टेंशन एंड EMF मेजरमेंट इंडिकेट डिक्रीज इन मोनोमर एक्टिविटी। जबकि जब हम सरफेस टेंशन और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के थ्रू मेजरमेंट करते हैं तो एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। यहाँ ये फेज सेपरेशन मॉडल मानता है कि मोनोमर की एक्टिविटी कांस्टेंट रहती है, जबकि प्रैक्टिकल रिजल्ट्स ये कहते हैं कि मोनोमर की एक्टिविटी जो है क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। कब, अबव CmC फॉर आयनिक सरफेक्टेंट्स। इन दैट केस दिस कैन नॉट अप्लाई, और दिस कैन नॉट अप्लाई फॉर द फेज सेपरेशन मॉडल। या हम ये कह सकते हैं कि फेज सेपरेशन मॉडल हम के पक्ष में जो है रिजल्ट्स नहीं मिले, तो फेज सेपरेशन मॉडल को जो है फेल कर दिया गया, या उसमें कुछ कमियां हमें नजर आई। सिंपल सी बात यूं कहूं कि CmC के बाद में भी जो मोनोमर की एक्टिविटी है उसको कांस्टेंट मानता है, कौन, फेज सेपरेशन मॉडल। जबकि वास्तव में जब प्रैक्टिकल करके देखे गए, सरफेस टेंशन और EMF मेजरमेंट करके देखा गया, तो CmC के अबव जो कंसंट्रेशन पर मोनोमर की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, यानी वो कांस्टेंट नहीं रहती है, अतः फेज सेपरेशन मॉडल फेल हो गया। तो उसको फिर दुरुस्त करने के लिए हमारे पास नेक्स्ट अगला मॉडल आता है मास एक्शन मॉडल। मास एक्शन मॉडल ये कहता है कि मास एक्शन मॉडल, पॉइंट नंबर 2, मास एक्शन मॉडल कहता है कि इन द मास एक्शन मॉडल इट इज एज्यूम्ड, ये माना गया, दैट एसोसिएटेड एंड अनएसोसिएटेड सरफेक्टेंट आयंस आर इन एसोसिएशन डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम। यानी वो लगातार जो है एसोसिएट होते रहते हैं, डिसोसिएट होते रहते हैं, यानी
माइसिल फॉर्मेशन और डी फॉर्मेशन जो है लगातार चलता रहता है। एंड माइसिलाइजेशन इज कंसिडर एज ए रिवर्सिबल प्रोसेस। और माइसिलाइजेशन को किस तरह से कंसिडर किया जाता है? एक कंसिडर एज ए रिवर्सिबल प्रोसेस। द मास एक्शन मॉडल वाज ओरिजिनली अप्लाइड टू आयनिक सर्फेक्टेंट। किसके लिए अप्लाई किया जाता है ये? आयनिक सर्फेक्टेंट के लिए। बट लेटर इट वाज अप्लाइड टू द नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट, और बाद में जो है इसको नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट के लिए भी अप्लाई किया गया। एप्लीकेशन ऑफ मास एक्शन मॉडल टू आयनिक सर्फेक्टेंट। हम इसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे किसके लिए? आयनिक सर्फेक्टेंट के लिए। देखिए स्टार्ट होता है इसका डेरिवेशन या एप्लीकेशन इसकी। देखिए द आयनिक माइसिल्स, कोई भी M है, इस पे पॉजिटिव चार्ज P है, इज कंसिडर्ड टू फॉर्म द एसोसिएशन ऑफ n सर्फेक्टेंट आयंस। बहुत सारे सर्फेक्टेंट आयंस हैं D प्लस, मान लीजिए सर्फेक्टेंट का कोई D प्लस आयंस हैं, तो ये आपस में मिलकर के माइसिल बनाते हैं M प्लस P एंड N-P फर्मली बाउंड काउंटर आयंस। और N-P जो है उसमें जो है काउंटर आयन के रूप में बाउंड होते हैं किसके साथ? X-। तो इन दैट केस ये तो आगे आपके पास में कौन है? सर्फेक्टेंट है जिसके आयंस हैं, और ये हो गया आपके पास N-P, X- हो गया काउंटर आयंस। तो दोनों जब आपस में मिलते हैं तो ये माइसिल बनाते हैं M प्लस P। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर माइसिल फॉर्मेशन। जनरली जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करते हैं तो हम लिखते हैं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट के रूप में है, यहाँ पर देख लीजिए प्रोडक्ट का मोल फ्रैक्शन अपॉन रिएक्टेंट के मोल फ्रैक्शंस लिख देते हैं। तो यहाँ देखिए Km निकालना हो तो Xm माइसिल के लिए लिख देंगे अपॉन Xs एंड Xx N-P इनके पावर्स में आ जाती है। जो भी संख्या अपन शुरू में लिखते हैं वो इनके पावर्स में चली जाती है। तो यहाँ पर देख लीजिए Xm किसके लिए आया? माइसिल प्रोडक्ट के लिए आया है, जबकि ये दोनों जो हैं आयंस के लिए हैं और काउंटर आयन के लिए है। ठीक है, तो हम लिख देंगे Xx क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ काउंटर आयन। Xs ये है ही आपके लिए, यहाँ से जो लेकर के आ रहे हैं, और ये इक्वेशन नंबर 1 हमारी बन जाती है। द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ माइसिलाइजेशन पर मोल ऑफ मोनोमेरिक surfactant is given by del G naught M equals to given by minus RT ln Km, और इसमें N का भाग दे दिया जाता है। तो इक्वेशन हमारे पास तैयार होती है 2 del G naught M equals to minus RT upon N ln Km की जगह हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 का रिजल्ट जो है यहाँ इक्वेशन 2 में रखते हैं तो हमें इक्वेशन 3 मिल जाती है। तो ये लिख देंगे हम ln के बाद में xm अपॉन xs पावर n और xs n माइनस p when the aggregation number n is large। एग्रीगेशन नंबर का मतलब क्या हो गया? जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं या किसी भी माइसिल फॉर्मेशन में कितने मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हुए हैं वही उसका क्या होता है? एग्रीगेशन नंबर होता है। और एग्रीगेशन नंबर क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। when data in the region of the CMC are considered then equation 3 becomes, यदि मान लीजिए n की वैल्यू बहुत ज्यादा हो, इन दैट केस हम लिखेंगे del G m naught 2 minus p upon n RT ln x CMC। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। The total number of moles in the mass action model is equal to the sum of the moles of water। The total number of moles, कुल मोल in the mass action model is equal to the sum of the moles of water surfactant। देखिए टोटल मोल किस किस कारण होंगे? मोल्स ऑफ वाटर आ गया, सर्फेक्टेंट आयंस आ गए, माइसिल आ गया एंड फ्री काउंटर आयंस आ गए। इन दैट केस हमने ये देखा P अपॉन N इक्वल्स टू होता है अल्फा। देन द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ माइसिलाइजेशन पर मोल ऑफ मोनोमर्स इज गिवन बाय, हम क्या निकाल रहे हैं? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ माइसिलाइजेशन। ये दिया जाता है, ये आपको याद करना है, डेल H यानी चेंज इन एंथैल्पी फॉर माइसिलाइजेशन एट स्टैंडर्ड स्टेट। तो डेल H m नॉट इक्वल्स टू माइनस 2 माइनस अल्फा RT स्क्वायर डेल ln x CMC अपॉन डेल T एट कांस्टेंट P। इसी को हम चेंज करके लिख लेंगे 2 माइनस अल्फा R डेल ln x CMC अपॉन डेल 1 अपॉन T एट कांस्टेंट P। ये कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे छोटे से फॉर्मूले लिखे हुए हैं, डेल ln x अपॉन डेल x है, डेल ln x अपॉन डेल x है, तो इसको हम लिखेंगे 1 अपॉन x, या इसी से हम लिखेंगे डेल 1 अपॉन t है तो इसको हम लिख देते हैं माइनस t पावर 2 माइनस और इंटू डेल t।
तो यहाँ आपने जो है टी को काम में लिया और इसको यदि हम नीचे लेकर के आएंगे तो T2 माइनस हो जाएगा और डेल टी ये वाला काम आ गया। तो हमारे पास माइनस साइन को भी हमने यूज कर लिया, तो माइनस T2 - 2 डेल टी है तो इसको डेल 1/t और यहाँ पे हम डेल 1/t लिख देंगे और ये माइनस साइन भी यहाँ पे यूज जाएगा तो T2 माइनस अल्फा हो जाएगा। द मास एक्शन मॉडल इज मोर रियलिस्टिक मॉडल। क्या है ये? वास्तविक मॉडल है, रियलिस्टिक मॉडल है देन द फेज सेपरेशन मॉडल। यानी विच इज बेटर, फेज सेपरेशन एंड मास एक्शन में से कौन सा बेटर है? मास एक्शन मॉडल इज बेटर और मोर रियलिस्टिक मॉडल देन फेज सेपरेशन मॉडल इन डिस्क्राइबिंग द वेरिएशन ऑफ मोनोमर्स कंसंट्रेशन। मोनोमर की कंसंट्रेशन में वेरिएशन को डिस्क्राइब करने के लिए मास एक्शन मॉडल ज्यादा रियलिस्टिक है। विद टोटल कंसंट्रेशन अबव द सीएमसी, सीएमसी के ऊपर यानी अबव द सीएमसी। इन अबव बोथ मॉडल, अब दोनों मॉडल्स की बात कर रहे हैं। इन अबव बोथ मॉडल्स द माइसिलाइजेशन फिनोमिना इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ क्लासिकल सिस्टम ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ जो आपने थर्मोडायनेमिक्स यूज की है दैट इज क्लासिकल सिस्टम ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम यहाँ पर यूज करते हैं। बोथ द मास एक्शन एंड फेज सेपरेशन मॉडल डेस्पाइट देयर लिमिटेशंस, माना कि उनकी कुछ लिमिटेशंस हैं, किसकी? मास एक्शंस की भी हो सकती हैं और फेज सेपरेशन मॉडल की भी लिमिटेशंस हो सकती हैं, बट except these limitations these both models are useful representation of micellar process। कुछ कमियां होते हुए भी जो है ये माइसिलर प्रोसेस को अच्छा या इनमें उपयोगी जो है रिप्रेजेंटेशन करते हैं एंड मे बी यूज टू डिराइव इक्वेशंस रिलेटिंग द सीएमसी, और सीएमसी से रिलेटेड जो इक्वेशंस है उनको डिराइव करने में यूज होते हैं टू द वेरियस फैक्टर्स दैट डिटरमाइन इट, बहुत सारे फैक्टर्स जो इनको डिटरमाइन करते हैं। तो आज इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम लेके चलेंगे सोल्यूबिलाइजेशन। थैंक्स।